Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn. तो डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस को, कुछ 30 क्वेश्चंस का एक सेट होगा कंप्लीट। और सीटेट को छोड़ करके, सीटेट में भी, बट सीटेट को छोड़ करके स्पेशली कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं टीचिंग का, अच्छे क्वेश्चंस हैं, समझने लायक क्वेश्चंस हैं, मैं कहूँ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करेंगे। सेशन थोड़ा सा लेट हो ही गया है जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, बट मेरी पूरी कोशिश चल रही है कि टाइम टेबल को सही जगह पे लाया जाए। मैंने कोशिश की है, बट 9 बजे क्लास नहीं हो पाएगी। जो मेरी शाम वाली क्लास होती है वो आगे पीछे नहीं हो पा रही है कुछ कारणवश, तो 9:30 ही होगी क्लास अभी के लिए। बट 9:30 का पक्का कर लेंगे कल से। 9:30 की जगह 9:45 नहीं होगा, 9:30 मतलब 9:30 होगा, ठीक है। तो थोड़ा कोऑपरेट आप भी कीजिए, मैं भी कर रही हूँ। धीरे धीरे चीज़ें मैं सुलझा रही हूँ। एक्चुअली बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया था इंडिविजुअली मेरे ऊपर, अब उसको बांट रही हूँ, धीरे धीरे डेलीगेट कर रही हूँ और तबियत पे भी फोकस कर रही हूँ, ठीक है। तो ये सब तो होता रहेगा। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। अच्छे क्वेश्चंस विद फुल एनर्जी। ये पेडागोजी एनालिसिस सीरीज नहीं है, ये पेडागोजी प्रैक्टिस सीरीज है। इस ही बैच के अंदर जो हम क्रैश कोर्स टाइप चला रहे हैं, तो अब तक जो हमने पढ़ा है वो भी हेल्प करेगा और कुछ नई चीजें भी जानने को मिलेंगी। ये क्लास 1 है, प्रैक्टिस सेशन 1 है। वीडियो सेशन लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, शेयर तो जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस हैं। जिस ढंग से हम क्वेश्चन समझते हैं वो यूनिक वे होता है हमेशा, है ना। मुझे लग रहा है नोटिफिकेशन गया नहीं है, बट दैट्स ओके, चला जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। एक्चुअली 2 सेशन हो जाते हैं तो यूट्यूब पागल हो जाता है, मतलब यूट्यूब पागल नहीं होता है, ये एल्गोरिथम पागल हो जाता है, उसको शायद समझ नहीं आता 2-3 से ज़्यादा नोटिफिकेशन हो जाए तो क्या चल क्या रहा है। खैर, तो लाइक शेयर तो आप कर ही देंगे बिना कहे। ये PDF मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी विद प्रीवियस नोट्स ऑल्सो। टेलीग्राम चैनल है लेट्स लर्न स्क्वाड। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक खुशी की बात यह है कि आज हम 1.7 मिलियन हो गए, यानी 17 लाख लोग जुड़ करके हो गए हैं। टीचिंग में अपने आप में ये बहुत बड़ी क्रांति के जैसा ही है कि आप लोग इतनी संख्या में सपोर्ट करते आए हैं और कर रहे हैं। और अब मेरी और अच्छी कोशिश रहेगी कि आपको बेहतर से बेहतर डिस्कशन मिले कल से ही, है ना। ये जो लेट लतीफ वाला चक्कर चल रहा है, इस चक्कर को हम समाप्त करेंगे, ठीक। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर आप पहले से वहाँ हैं, तो फेक अकाउंट फॉलो करने से अच्छा है कि आप रियल अकाउंट्स फॉलो करें। हिमांशी सिंह ऑफिशियल, हम लोग 91,000 हो गए, अपने आप में खुशी की बात है ये भी। और बस यही छोटी छोटी बात है। चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन पे। कुछ 30 क्वेश्चंस करेंगे, मजाक की बातें चलती रहेंगी, है ना। एनर्जी में आज कोई कमी नहीं है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर मैं बात करूं, आ लर्निंग डिसेबिलिटी दैट इन्वॉल्व्स डिफिकल्टी इन हैंड राइटिंग, यानी एक ऐसी अधिगम अक्षमता जिसमें प्रॉब्लम कहाँ होती है, लिखने में प्रॉब्लम होती है। ये तो बच्चा सा क्वेश्चन है, ट्राई बॉल के जैसा है ये। जब आप मैच खेलते हैं तो ट्राई बॉल आती है, और हम अगर आउट हो जाया करते थे। अभी मैं गाँव में गई थी कल परसों, 2 क्रिकेट खेल रहे थे, तो प्ले बॉल कह करके कोई बॉल कराए और फर्स्ट बॉल पे आप आउट हो जाओ, देखना यार चल रहा है कि नहीं चल रहा है। प्ले बॉल कह करके कोई बॉल कराए और फर्स्ट बॉल पे अगर आउट हो जाओ आप, तो वहाँ युद्ध मच जाता है, फिर हम उसको ट्राई बॉल मान लेते हैं। तो ये ट्राई बॉल ही है। जो क्रिकेट खेलते हैं उनको ये बात समझ आ गई होगी मैं क्या कह रही हूँ। आ लर्निंग डिसेबिलिटी दैट इन्वॉल्व्स डिफिकल्टी इन हैंड राइटिंग इज, एक अधिगम विकलांगता, एक अधिगम अक्षमता अगर हम कहें, जिसमें बच्चे को लिखने में समस्या आएगी, हैंड राइटिंग में प्रॉब्लम आएगी, क्या कहलाएगा, फटाफट से बताओ। तो पहला है डिसलेक्सिया कहलाएगा। डिसलेक्सिया होता है रीडिंग रिलेटेड डिसऑर्डर। डिसकैलकुलिया होता है कैलकुलेशन यानी गणना से संबंधित, गणित में समस्या आना, ठीक। डिसग्राफिया, ग्राफ का मतलब ये है लिखना, तो ये बात सही है, ये राइटिंग से संबंधित है ना। ये बहुत ही कॉमन है। तो डिसग्राफिया जो है वो बोमन ईरानी, आई थिंक आपने नाम सुना होगा, डिसलेक्सिया डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया है उनको, है ना। तो ये डिसग्राफिया हुआ। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, बच्चा बिल्कुल भी टिक करके नहीं बैठ पाता, ADHD, ठीक। तो यहाँ आंसर क्या होगा, C ऑप्शन, डिसग्राफिया। डिसग्राफिया क्या है, डिसमाफिया नहीं है, डिसग्राफिया है ना, डिसग्राफिया, ठीक है। ग्राफ का मतलब ये राइटिंग, कैलकुलेशन का मतलब, कैलकुलिया का मतलब गणित से संबंधित, और डिसलेक्सिया है रीडिंग से संबंधित। अगर यहाँ डिसग्राफिया नहीं होता तो हमें डिसलेक्सिया के साथ जाना पड़ता, क्योंकि जो पढ़ता गलत है वो लिखेगा भी गलत। ऐसा नहीं हो सकता ना मैं सेब को मेब पढ़ूं और सेब लिख दूं, है ना। आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर भी इसमें इंक्लूडेड होंगे ऑब्वियसली। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू समेटिव इवैल्यूएशन। ये बिल्कुल फाइनल आंसर की के साथ डिस्कशन है आपका। समेटिव इवैल्यूएशन के साथ कौन सा एक संबंधित है, यानी योगात्मक मूल्यांकन। एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, यानी कि रचनात्मक आकलन, जो आपके फीडबैक के लिए काम में आता है, जो आपके डेटा कलेक्ट करने के काम आता है ना। समेटिव इवैल्यूएशन के बारे में बात हो रही है, कौन सा एक पॉइंट समेटिव इवैल्यूएशन से संबंधित है, ये पूछा है,
बताइए फटाफट से। पहला ऑप्शन है प्रोवाइड द टीचर विद कॉन्टिन्यूअस एंड इमीडिएट फीडबैक। इमीडिएट फीडबैक तुरंत के तुरंत, ये फॉर्मेटिव में होता है, ठीक, तो ये नहीं होगा यहाँ, ये एफ का हिस्सा हो गया। फिर है फोकसेस ऑन मॉलिक्यूलर एनालिसिस ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, यानी जो मटेरियल मिला है उसके विश्लेषण पे फोकस करेगा, जी नहीं, बच्चे पे फोकस है। ऑनगोइंग ऑफ सिस्टमैटिक असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट, यानी जो सिस्टमैटिक असेसमेंट होता रहे समय समय पे, ये सबमेटिव है, नहीं, इसको फॉर्मेटिव कहते हैं। सबमेटिव है जो अंत में किसी एक टर्म एंड पे, हाफ ईयरली या फिर हम कहें ईयरली एग्जामिनेशन टाइप्स, तो टर्मिनल असेसमेंट ऑफ दी लर्नर्स परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ द सेशन, यानी सेशन के अंत पे या टर्म के एंड पर जब हम ये जानना चाहते हैं कि परफॉर्मेंस कैसी रही, तो हम क्या करते हैं, सबमेटिव असेसमेंट, सबमेटिव इवैल्यूएशन करते हैं। जब हम जानना चाहते हैं सीख कैसे रहा है, प्रोग्रेस कैसी है, तो हम फॉर्मेटिव करते हैं। तो यहाँ सबमेटिव के साथ सिर्फ एक ही चीज जाएगी, डी ऑप्शन, बाकी तीनों फॉर्मेटिव से जुड़ सकते हैं, ठीक, ये तो किसी से भी नहीं जुड़ेगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हावर्ड गार्डनर सेज दैट देयर आर मेनी स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस और फ्रेम्स ऑफ माइंड, विच वन इज अ कैटेगरी ऑफ इंटेलिजेंस एज सजेस्टेड बाय हिम। यानी हावर्ड गार्डनर कहते हैं कि भाई बहुत सारे मल्टीपल इंटेलिजेंस की का जो सिद्धांत है वो हावर्ड गार्डनर ने दिया है, वो कहते हैं बहुबुद्धि का सिद्धांत है और बहुत सारी स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज देयर। तो ये बता दो, ये फ्रेम्स ऑफ माइंड की अगर हम बात करें तो कौन सी कैटेगरी है जो हावर्ड गार्डनर ने सजेस्ट की होगी, यानी उनके 8 प्रकार में से कौन सा एक बुद्धि का प्रकार इन 4 ऑप्शंस में पाया जाएगा। तो पहला ऑप्शन है एनालिटिकल इंटेलिजेंस, यानी विश्लेषणात्मक बुद्धि। एनालिटिकल इंटेलिजेंस की बात अगर आपको नहीं याद तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग करते हैं, पीसीए, प्रैक्टिकल, एनालिटिकल और आपकी कॉम्पोनेंशियल, मतलब इस पे हम बात कर चुके हैं। तो एनालिटिकल की बात गार्डनर तो नहीं कर रहे हैं, क्रिएटिव की बात गार्डनर तो नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिकल की बात थॉर्नडाइक करते हैं, या फिर अगर मैं कहूं तो स्टर्नबर्ग भी करते हैं कुछ हद तक, ठीक। नेचुरलिस्टिक की बात करते हैं गार्डनर, जो वो 8वां प्रकार है प्रकृतिवादी कौशल, यानी वो व्यक्ति जिसको गार्डनिंग से या नेचर से या इवन फार्मर्स या जूलॉजिस्ट, बॉटनी, इन सब में जिनको इंटरेस्ट है प्रकृति या नेचर में, वो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस उनमें पाई जाएगी, जो पौधों से भी बातें कर लेते हैं, है ना। तो सी ऑप्शन यहाँ गार्डनर की थियरी से रिलेटेड है। बाकी और भी चीजें हैं, जैसे वो म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, फिर से मैं गिटार उठा के बजा दूंगी, मतलब ये गिटार तो नहीं है, ये तो मतलब यूकेलेले है। आज मैं कोई एग्जांपल दे रही थी ना, पता नहीं शाम को लर्निंग पढ़ा रही थी तो मेरे दिमाग में क्या आया, है ना, तो क्या हुआ है, वो म्यूजिकल इंटेलिजेंस होगी कि इसमें मेरे को बिल्कुल बजाना नहीं आता है, सीख लूंगी मैं, बट सामने दिखता रहता है तो मैं छेड़ती रहती हूँ उसको, ठीक। तो गिर जाओ, म्यूजिकल इंटेलिजेंस बिल्कुल भी मुझे लग नहीं रहा मेरे में बची है, तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस होगी उनमें जो म्यूजिक को बजा पाएंगे। फिजिकल या काइंस्थेटिक उनमें होगी जो स्पोर्ट्स में अच्छे होंगे, है ना। इसके अलावा म्यूजिक बजाना, कंपोज करना, लिंग्विस्टिक उनमें होगी जिनकी लैंग्वेज पे पावर होगी। तो ये सारी हावर्ड गार्डनर इंटेलिजेंस दे चुके हैं। 1986 में इनकी बुक आई थी फ्रेम्स ऑफ माइंड, 1986 ही था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो और पहले आ गई होगी, 1-2 साल चेक कर लेना, ठीक है। ये कौन हंस रहा है, किसको हंसी आ रही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार, ये 4th या 5th क्वेश्चन होगा। इन आवर कंट्री मैनी चिल्ड्रन स्पीक मोर देन 1 लैंग्वेज, फाइंड आउट फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट एडवांटेज टू चिल्ड्रन हु हैज एबिलिटी टू स्पीक 2 लैंग्वेजेस। यानी हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं, निम्न में से पता लगाएं 2 भाषाओं को बोलने की क्षमता वाले बच्चों के लिए सही लाभ, यानी जिन बच्चों को 2 या 2 से अधिक भाषाएं आती हैं उनको हेल्प किस चीज में मिलेगी, ये पूछा है। बताइए एक बार, फटाफट से बताइए, जल्दी बताइए। जिन बच्चों को 2 या 2 से अधिक भाषाएं आती हैं उनको किस चीज में मदद मिलेगी, ये पूछा है। बहुभाषी देश है ना हमारा, तो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में उनको फैसिलिटेशन मिलेगा, हो सकता है। एनालिटिकल रीजनिंग में मिलेगा, हो सकता है। देखो कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी तो श्योर है, बट इन दोनों को भी आप नकार नहीं सकते, इसलिए ऑल ऑफ द अबव इज अ बेटर आंसर। तो रिजिड ना होते हुए जब ऑल ऑफ द अबव लिखा हो और हमारे पास कोई ठोस सबूत ना हो किसी एक को गलत करने का, तो ऑल ऑफ द अबव के साथ चले जाना चाहिए, ये एक लॉजिकल बात होती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। भाई जिसके पास 2 भाषाओं का ज्ञान है वो कॉन्सेप्ट भी जल्दी से फॉर्म करेगा, वो एनालाइज भी चीजों को अच्छे से कर पाएगा, और कॉग्निशन को तो ये चीज हेल्प करती ही है। नेक्स्ट है, आवर टीचर इन द क्लासरूम इज डूइंग सम एक्टिविटीज लाइक आस्किंग नॉट ओनली व्हाट हैपेंड बट ऑल्सो हाउ एंड व्हाई। यानी एक टीचर है जो क्लासरूम में कुछ एक्टिविटी करा रही हैं, वो कह रही है सिर्फ ये नहीं पूछ रही कि हुआ क्या, ये भी पूछ रही है कि कैसे और क्यों हुआ, है ना, कैसे और क्यों हुआ, कैसे हुआ बताइए। ये कबीर सिंह का गाना नहीं है, ठीक। ये नॉर्मल पूछ रहे हैं कि हाउ एंड व्हाई, कैसे और क्यों, सिर्फ क्या हुआ इस पे फोकस नहीं है,
कैसे और क्या हुआ, क्यों हुआ, इस पे भी फोकस है, ठीक है। बी पॉइंट है हेल्पिंग देम टू कंपेयर वेरियस आंसर्स टू अ क्वेश्चन। उनको मल्टीपल आंसर्स, एक क्वेश्चन पूछा उसके कई सारे आंसर उत्तर दिए बच्चों ने, और बच्चों को आप कंपेयर करने के लिए, जज करने के लिए कह रहे हो कि कौन सा आंसर क्यों सही है, कैसे सही है, क्या उसमें अलग है। हाउ एंड वाई की क्वेश्चनिंग उनके सामने रखी जा रही है, उनको जजमेंट का ऑप्शन दिया जा रहा है, एक प्रॉब्लम के, एक सिचुएशन को अलग अलग एंगल से देखने के लिए कहा जा रहा है। तो फ्रॉम थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू थ्रू दीज एक्टिविटीज ही इज ट्राइंग टू प्रमोट, यानी सोचने के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो ये जो एक्टिविटी है, वो ये एक्टिविटी करा करके टीचर क्या प्रमोट करने की कोशिश कर रही हैं, जल्दी से बताइए। आज मुझे लग रहा है आधे ही क्वेश्चंस हम करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आज आप लोगों को नोटिफिकेशन भी नहीं गया और दिन में भी हमने काफी पढ़ाई कर ली। कल दिन में भी 3 वाली क्लास आपकी है, मतलब दो दिन तक है ना। बाकी किसी को भी बैच ज्वाइन करना हो तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना एक बार। देखना एक बार। बहुत बढ़िया। नहीं, हम पढ़ाई मस्ती में ही करेंगे, जिन्हें समस्या हो वो बिल्कुल छोड़ के जा सकते हैं सेशन। देखिए एक बार, एनालॉजी, क्रिटिकल थिंकिंग या इंटीग्रेटिव थिंकिंग। सिंपल बात है यार, जब आप मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखते हैं ना चीजों को, आलोचनात्मक सोच कहते हैं इसको, जब आप एक चीज को एज इट इज नहीं देखते, वो क्या करते हैं, आप मल्टीपल एस्पेक्ट से देखते हैं। ठीक, मल्टीपल एस्पेक्ट से देखते हैं, यानी आप ये भी देखते हैं कि कैसे सही है, क्यों सही है ना। सारी चीजें गलत है तो क्यों गलत है, सिर्फ मान नहीं लेते, सिर्फ जान नहीं लेते, आप फैक्ट्स के बेसिस पे एनालाइज करते हैं चीजों को। ठीक है, क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत, परेशानी, दर्द, समस्या बाकी हो तो बता दीजिए। क्लियर नहीं दिख रहा, क्या करें फिर? नहीं बताओ अब क्या करें। बोर्ड आपके घर लेके आ जाएं। एक बार लिटा के देखो स्क्रीन को, थोड़ी क्वालिटी एनहेंस करके देखो, वो 1080p पे इंक्रीज करो। देखो एक बार, पॉजिटिव और नेगेटिव स्टिमुलाई और इवेंट्स दैट कैन मोटिवेट आवर स्टूडेंट्स बिहेवियर, यानी सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। विच साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एक्सप्लेन मोटिवेशन इन दिस वे, यानी स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स, इवेंट्स का मतलब क्या है, रिस्पॉन्स। स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स के बीच का जो संबंध है मोटिवेशन से, उसके बारे में कौन बात करेगा? ये कौन हंस रहा है? किसको इतनी हंसी आ रही है? किसको इतनी हंसी आ रही है? जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया। बिहेवियरल एस्पेक्ट, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, भाई उत्तेजना और उद्दीपक और प्रतिक्रिया की बात व्यवहारवादी ही करते हैं। अगर आपने मेरा सेशन देखा है, इसमें हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी की बात हमने की थी। क्या समझे कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म इंक्लूजन मीन्स एजुकेटिंग अ चाइल्ड विद स्पेशल एजुकेशनल नीड्स इन द रेगुलर क्लासरूम। नीड्स के बाद फिल इन द ब्लैंक होगा। हमारे टाइपिस्ट जी जो हैं वो फिल इन द ब्लैंक को खा गए, कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, द टर्म इंक्लूजन मीन्स एजुकेटिंग अ चाइल्ड विद स्पेशल एजुकेशनल नीड्स डैश इन द रेगुलर क्लासरूम। डैश इन द रेगुलर क्लासरूम का मतलब क्या है? रेगुलर क्लासरूम में मोस्ट ऑफ द टाइम एजुकेट करोगे, है फुल टाइम करोगे, सम टाइम करोगे या फिर नो टाइम। सिंपल बात है, फुल टाइम करोगे। फुल टाइम इंक्लूजन, जब भी तो इंक्लूसिव एजुकेशन कह रहे हो कि वो रेगुलर स्कूल में फुल टाइम आए, सीखे, पढ़े, समझे, जाने, एक्टिविटी करे, तो पूरा समय कंप्लीट एजुकेशन रेगुलर सिस्टम के अंदर। क्या समझे? आगे बढ़े, पीडीएफ मिल जाएगा, रो मत। A language teacher teaching a poem in the classroom by explaining the details of the poem and asking the students to draw conclusion or broad view from explanation. It is an example of, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ा रही हैं या पढ़ा रहे हैं, whosoever he is or she is, ठीक, और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहे हैं। यह एक उदाहरण है, मतलब पोयम पढ़ाई जा रही है और बच्चों को जो एक्सप्लेनेशन, जो इस तरह से उन्होंने समझाया है, उससे कॉन्क्लूजन ड्रॉ करने को कहा है। एक्सप्लेनेशन से कॉन्क्लूजन ड्रॉ करें बच्चे, ऐसा टीचर ने कहा है। इसको इंडक्टिव रीजनिंग कहेंगे या डिडक्टिव कहेंगे? जल्दी से बता दीजिए। 2 रुपए का इनाम अभी के अभी आपको प्रस्तुत किया जाएगा। मजाक कर रही हूँ, दिल पे मत ले जाना, कभी 2-2 रुपए मांगने आ जाओ सारे के सारे। क्या हुआ आकाश, क्या बीमारी आई? अरे क्यों नहीं लूंगी अंशु त्रिपाठी, थियरी क्लास भी लूंगी भाई, क्यों दुखी हो जाते हो ऐसे हैं? और जितना वो क्या कहें रीजनेबल कोर्स है उसको लेके इतने टेंशन ले रहे हो हैं।
बहुत बढ़िया। और कोई समस्या परेशानी? मैम सॉन्ग कब सुनाओगे? सुनाएंगे एक दिन। हाँ चलिए फिर समझाएंगे यार, चैप्टर करेंगे करेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? रीड के लिए जब बोल दिया तो कराया जाएगा ना। आई लव योर वॉइस, अच्छा पढ़ लेते। देखो एक्सप्लेनेशन से कंक्लूजन का मतलब है नोन टू अननोन जाना, यानी कंक्लूजन हमें नहीं पता, एक्सप्लेनेशन हमें पता है, तो जो हम जानते हैं उससे कंक्लूजन पे जाने का मतलब है एग्जाम्पल टू रूल या फिर नोन टू अननोन जाना, यानी इंडक्टिव रीजनिंग, यानी कि आगमनात्मक तर्क। ठीक है। देखना यार ये चल रहा है कि नहीं। आज तो इंटरनेट का कुछ इशू है, आज इंटरनेट का कुछ तो इशू है। ठीक है, इंडक्टिव रीजनिंग आगे बढ़ेंगे। डिडक्टिव होता कि कंक्लूजन से आप एक्सप्लेनेशन पे जा रहे होते। क्लियर हो गई बात? कोई समस्या परेशानी, कोई दर्द दुख बाकी हो तो बता दीजिए। इतनी तेजी से कमेंट जा रहे हैं। मैम फी कम कीजिए प्लीज। अरे यार कहीं पानी मिले ना तो मुंह धुल लेना। मतलब 705 मंथ्स के लिए इन्हें ज़्यादा लग रही है। एक काम करो, घर आ जाओ। Psychoanalysts believe that there is a primary means by which the ego keeps the lid on the id। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। साइको एनालिस्ट यानी मनोविश्लेषणवादी ये विश्वास रखते हैं, अभी हमने साइको एनालिस्ट जो हैं सिगमंड फ्रॉइड, उनकी थ्योरी को समझा था कुछ ही दिन पहले। बिलीव दैट देयर इज अ प्राइमरी मीन्स, यानी एक मुख्य तरीका है, एक प्राइमरी मीन्स है बाय विच द ईगो, यानी जो अहम है वो लिड या कंट्रोल रखता है किस पर? इड पर। इड क्या है? अपनी मर्जी से चलने वाली पर्सनालिटी का एस्पेक्ट आपका। ईगो क्या है? जो रियलिटी के बेसिस पे चलता है। तो ईगो कैसे कंट्रोल करता है इड को, उसका तरीका पूछा है। मनोविश्लेषणवाद का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो इड पर आच्छद रखता है, यानी कंट्रोल रखता है, लिड रखता है, दबा करके रखता है उसकी हरकतों को, या उसकी जो डिजायर्स एक्सेप्टेबल नहीं है वो निकल निकल के जब बाहर आ रही होती हैं तो। सुपर ईगो नहीं कहेंगे, सुपर ईगो ईगो का काम नहीं है। सुपर ईगो अलग है, जैसे इड ईगो अलग है वैसे ही सुपर ईगो अपने आप में इंडिविजुअल है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। तो ईगो सुपर ईगो को नहीं चला सकता, सुपर ईगो अलग है। तो ये एक बात हो गई। प्लेजर प्रिंसिपल तो अपने आप में ही इड है, तो इससे तो कंट्रोल हो ही नहीं सकता। प्लेजर प्रिंसिपल कैसे कंट्रोल करेगा? कॉन्फ्लिक्ट दोनों के बीच में होगा, ये बात सही है, बट बात ये हो रही है उस द्वंद्व को दबा के कैसे रखा जाएगा। द्वंद्व होगा ये तो पता है हमें, द्वंद्व को दबाना कॉन्फ्लिक्ट थोड़ी कहलाएगा। तो द्वंद्व को दबाना रिप्रेशन कहलाएगा, दबाव कहलाएगा। रिप्रेशन वो चीजें होती हैं जिन चीजों को, ऐसी अनवांटेड फीलिंग्स, मेमोरीज और इवेंट्स जिनको आप रखना नहीं चाहते याद, जिनको आप पूरा नहीं कर सकते, उनको आप रिप्रेस कर देते हो, अपनी ऐसी इच्छाओं को दबा देते हो कहीं अपने सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस में ले जा करके। इसी को रिप्रेशन कहते हैं। ये सबकॉन्शियसली होता है, इनडायरेक्ट वे में ईगो ऐसा करता है, जो चीज पूरी नहीं की जा सकती उसके वो तरीके निकाल लेता है। क्या आफत आ गई आज जो चल नहीं रहे? देखना एक बार। मतलब आज तो पता नहीं क्या ही समस्या है जिसके कारण ये चल नहीं पा रहा। बीच में बहुत बफरिंग हो रही है, पूरा मजा खराब हो जाता है सेशन का जब बफरिंग होती है तो। नहीं टी शर्ट अच्छा है तो है, तारीफ सुन के धन्यवाद कहें आपको। रिप्रेशन का मतलब है दबाव, या फिर आप जो ईगो है वो सबकॉन्शियसली इनडायरेक्ट वे में ऐसी डिजायर्स को, ऐसे मोटिव्स को, ऐसी फीलिंग्स को, ऐसे इवेंट्स को, ऐसी मेमोरीज को दबा देता है, जिससे कि, क्योंकि इड ऐसी मेमोरीज अगर बाहर आई तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगी समाज में। ठीक है बात। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन ट्रेट ऑफ पर्सनैलिटी इज प्रोपाउंडेड बाय, यानी अंतर्मुखता और बहिर्मुखता व्यक्तित्व किसको किसने प्रोपाउंड किया है, ये पूछा है। घड़ी दे दो। अच्छा और कुछ, और कोई डिमांड? हेंज आइजेंक, आरबी कैटल, गॉर्डन ऑलपोर्ट या कार्ल रॉजर्स? कार्ल रॉजर्स तो ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव से हैं, तो ये तो यहाँ पे बात नहीं हो रही है ना। ये बात करते हैं कॉन्ग्रुएंस और इनकॉन्ग्रुएंस की पर्सनैलिटी की, उस पर हम बात करेंगे। कार्ल रॉजर्स की थियरी आपके जीवन में आज के समय में, सोशल मीडिया के समय में बेस्ट हो सकती है। देखिए एक बार, यहाँ पे आंसर होगा हेंस आइजेंक। और अगर इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट पूछ ले और हेंस आइजेंक ना हो, इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन की जगह इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट पूछे, तो आप कार्ल युंग का नाम लेंगे, जिनको जुंग कहा जाता है हिंदी में।
ठीक है, तो ये पर्सनालिटी का टॉपिक है, करेंगे आगे आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एग्जाम्प्लीफाइज व्हाट मोटिवेशन इज, यानी निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है कि प्रेरणा क्या है ना। प्रेरणा ये वो वाली नहीं है कसौटी जिंदगी की। कितने वाहियात पीछे मारती हूँ मैं कई बार, तो मतलब शर्म आ जाती है मुझे, मतलब ये लेवल रह गया अब मेरा। खैर कोई बात नहीं, आपको याद आ गई होगी, जो लोग घर में जिन्होंने बहुत टीवी देखा है उनको याद आ गई होगी। ठीक, तो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एग्जाम्प्लीफाइज व्हाट मोटिवेशन इज। अभी प्रेरणा होता है, एक्चुअली प्रेरणा लिखती नहीं हूँ मैं। ठीक, अभी प्रेरणा के अगर बारे में हम बात करें तो कौन सा एक एग्जाम्पल बेस्ट है मोटिवेशन को एक्सप्लेन करने के लिए, बताओ एक बार। पहला ऑप्शन है स्टूडेंट ए इज इमोशनल अबाउट द अपकमिंग स्कूल ईयर एंड वांट्स टू डू वेल, यानी वो स्कूल के अपकमिंग ईयर के लिए क्या है, इमोशनल है ना, और चाहता है कि अच्छा करे, बहुत इमोशनल है बेचारा कि अब के तो अच्छा करेंगे। स्टूडेंट बी इज energized, sets a high goal for doing well in his maths class, persistent with considerable effort and score highest in class, यानी छात्र बी सक्रिय है यानी एक्टिव है, अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य भी बनाया है, अच्छा ठीक है, और प्रयास भी करता है। ये वर्ड्स देख रहे हो, सक्रिय है यानी एक्टिव भी है, गोल भी है, मेहनत भी है और रिजल्ट भी होगा, है ना। तो सारी चीजें आ गई, मतलब यही है मोटिवेशन का असली उदाहरण कि जो आपको कोई एक काम स्टार्ट करने, उसको बनाए रखने और अचीव करने तक बनी रहती है, दैट्स द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। या उसको हम कह सकते हैं ये मोटिवेशन की प्रक्रिया है जो किसी काम को इनिशिएट करने, उसको कंटिन्यू रखने और अचीव करने में हमें सहायता प्रदान करे, वो एनर्जी जो ये तीनों प्रोसेसेस को अचीव करा दे हमसे। स्टूडेंट सी इज गुड एट डायरेक्टिंग हिज अटेंशन टू व्हाट ही वांट्स टू अकॉम्प्लिश, मतलब वो अपनी डायरेक्शन को इधर उधर ले जाता है। स्टूडेंट डी वर्क्स हार्ड, एक्सपीरियंसेस पॉजिटिव फीलिंग्स अबाउट हर एकेडमिक वर्क, काम ज्यादा करता है, एक्सपीरियंस करता है पॉजिटिव फीलिंग्स पे बात नहीं हो रही यहाँ। ठीक, मोटिवेशन या मोटिवेटेड कौन है, बेस्ट एग्जांपल यहाँ बी ऑप्शन है। ये भी ठीक है बट बेस्ट बी है, क्यों, क्योंकि वो एक एनर्जी है, मोटिवेशन एक स्टेट ही है एनर्जी वाला, जहां पे उसने गोल भी हाई सेट किया है, मेहनत भी हाई है और अचीव भी किया है एफर्ट मार करके, तो इसलिए बी ऑप्शन इज बेटर। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे। आज मुझे लग रहा है इंटरनेट में कुछ दिक्कत है, ये क्वेश्चन पूरे नहीं करेंगे। इफ देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको आज के लिए यहीं खत्म करेंगे। इफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इज अ मींस टू एन एंड, यानी यदि बाहरी अभिप्रेरणा एक होती है, बाह्य अभिप्रेरणा एक होती है आंतरिक अभिप्रेरणा। एक्सट्रिंसिक मतलब बाह्य अभिप्रेरणा जो बाहर से अंदर आती है, क्या है, एक मींस टू एन एंड है, यानी एक साधन है कहीं पहुंचने का। देन इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज, यानी फिर आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है, यानी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन साधन है कहीं तक पहुंचने का, तो आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है, साधन है या साध्य है, बताइए। एक बिगिनिंग है, शुरुआत है, एंड है, बिगिनिंग एंड एंड दोनों है, नन ऑफ द अबव, बताइए। जल्दी बताओ जल्दी, आज तो इंटरनेट ने बैंड बजा दिया है। मेरा नाम ले लो, ब्रिज किशोर शर्मा। हेलो हिमांशी जी, करियरविल ऐप पे जो क्लासेस चल रही हैं आपकी, D+B के एग्जाम से पहले तक कोर्स पूरा हो जाएगा क्या? हाँ, D+B तो जमानों बाद एग्जाम लेगा तो हो ही जाएगा, तब तक तो 4 महीने का समय आप दोगे मुझे तो मैं कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। और बताओ, मेरे पेडागोजी स्पेशल की बात कर रहे हो ना, चलो बताओ फटाफट से। शुरुआत नहीं है, एन एंड इन इटसेल्फ, आंसर जो है वो बी होगा, यहाँ आंसर बी होगा। ठीक, ये इसको ठीक कर लेना, ये अगर मैंने भी कभी सी बताया हो तो उसको करेक्ट कर लेना। ऑफिशियली भी जो रीट है वो बी को ही कंसीडर करता है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने में यदि गलती होगी तो आप भी सी कहोगे और मैं भी सी कहूंगी। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। इफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इज अ मीन्स टू एन एंड, यानी जो बाह्य अभिप्रेरणा है वो क्या है, मीन्स है। मीन्स का मतलब क्या है, साधन है, साधन है किसी लक्ष्य तक पहुंचने का। एंड मतलब कुछ भी, आपको नौकरी चाहिए थी, या मान लीजिए मुझे इस सेशन से सिर्फ लाइक्स ही चाहिए, तो ये जो मैं काम कर रही हूं ये क्या है, ये सिर्फ उन लाइक्स तक का है, या जो भी इससे अर्न होगा उस तक का है। ठीक, तो ये मीन्स बन गया मेरे लिए एंड तक का। मोटिवेशन क्या है, बाहरी है कि या तो लाइक मिलेंगे या फॉलोइंग बढ़ेगी या वॉट एवर इट इज, बाहरी है। ठीक, लेकिन अगर मुझे ये काम पसंद है, यदि मुझे ये डिस्कशन पसंद है, तो ये मेरे लिए क्या हुआ, कहीं तक पहुंचना खत्म, अपने आप में ही एंड है। यही अचीवमेंट है कि मैंने डिस्कशन कर दिया और इसी में सब कुछ मिल गया, जो बाकी आए वो एक्स्ट्रा है। ठीक, तो ये एंड है अपने ही आप में, अपने ही आप में, क्योंकि बात हो रही है कि कहां एंड तक पहुंचने के लिए क्या है,
तो एंड तक पहुंचने के लिए कुछ नहीं है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन खुद में ही एंड है। जब आपने वो प्रोसेस को फील कर लिया, दैट्स इट, हो गया अचीव। आपको 6 घंटे पढ़ाई करनी थी, आपने 6 घंटे पढ़ाई कर ली, अब आप ये बैठ के नहीं सोच रहे हो कि पेपर तब होगा क्लियर और तब पैसे मिलेंगे। ठीक, तो एंड इन इटसेल्फ। क्वेश्चन अगर घुमा के पूछा होता तो एक एंड और बिगिनिंग दोनों हो सकता था, तो यहां आंसर बी होगा। ठीक है, बात इतनी बात क्लियर है या नहीं? मैम ये आपको नजर लगाएंगे, क्या कह रहे हैं ये? यार नजर का जुगाड़ कर लेंगे हम, कोई बात नहीं है। अब मैं, आप लोग मजाक उड़ाओगे, मेरे को नजर से बहुत ही खतरनाक बात याद आ रही है। खैर आ जाओ, और आज तो मैं मजाक उड़वाने के मूड में हूं नहीं, वैसे ही कोल्ड होने वाला है। देखो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये लास्ट क्वेश्चन आज का, क्योंकि इंटरनेट भी अटक रहा है बार बार, और कल टाइम से 9:30 इसको शुरू कर देंगे, तब क्वेश्चंस करेंगे इसके आगे, या करना चाहो तो कर लेंगे। आ सिस्टमैटिक साइंस विच प्रोवाइड्स रूल्स, लॉज एंड प्रिंसिपल्स फॉर अचीविंग एडजस्टमेंट विद सेल्फ एंड द एनवायरमेंट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक साइंस विच प्रोवाइड्स रूल्स, लॉज एंड प्रिंसिपल्स फॉर अचीविंग एडजस्टमेंट विद सेल्फ एंड द एनवायरमेंट। मतलब आप अपने एनवायरमेंट में और खुद में एक एडजस्टेड, एक वेल एडजस्टेड पर्सनैलिटी बन पाए, इस चीज के लिए कौन से रूल्स, कौन से लॉज और कौन से प्रिंसिपल्स काम आते हैं, या इन लॉज, प्रिंसिपल्स और रूल्स को क्या कहते हैं जो आपको एक वेल एडजस्टेड पर्सनैलिटी खुद में और अपने एनवायरमेंट में बनाने में मदद करें। मोटिवेशन तो नहीं कहेंगे, है ना, कॉन्फ्लिक्ट तो बिल्कुल ही नहीं कहेंगे, इसको मेंटल हाइजीन कहना ज्यादा बेहतर होगा लर्निंग से भी। ठीक, तो लर्निंग भी कई तरह की हो सकती है ना, तो इसको मेंटल हाइजीन कहेंगे कि आप, अटक ले भाई तू पहले, दिल का सौदा। देखना चल पा रहा है कि नहीं पता नहीं, आज सच में आज तो सेशन को ही नजर लग गया है ना। मेंटल हाइजीन क्या है कि आप मेंटली स्टेबल रहते हैं, आप एक वेल एडजस्टेड पर्सनालिटी हैं, खुद में, स्वयं में भी और समाज में भी। ठीक, इसको, ये जो प्रिंसिपल्स और लॉज हैं, इनको मेंटल हाइजीन से जोड़ा जा सकता है। ठीक, जैसे आप फिजिकल या क्लीनलीनेस ध्यान रखते हैं, साफ सफाई रखते हैं, वैसे आप अपने दिमाग में भी साफ सफाई रखते हैं, फालतू ओवरथिंक नहीं करते। ये क्या है? मेंटल हाइजीन हो गया। आगे बढ़ जाएंगे, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी बात पे, इसको कल करेंगे, इसमें बहुत मजा आने वाला है इस वाले क्वेश्चन में, और ये बीच में अटक गया तो बहुत बुरा लगेगा मुझे। आज इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम है, बीच बीच में रुक रुक कर चल रहा है और फील खराब हो जाता है ऐसे डिस्कशन का। मैं वैसे इतने फ्लो में बोल रही हूँ आज। चलिए फिर, ध्यान रखिए। बहुत बढ़िया राजीव, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हाँ बहुत ही सही। कल मिलेंगे, कल 3 बजे भी आपका सेशन है, वो लर्निंग वाला जो करियर पे जो बैच चल रहा है उसका डेमो, और शाम को तो क्लास होगी आपकी, जो शाम वाला सेशन चल रहा है वो तो चलेगा ही। 9:30 रखेंगे इसका टाइम, क्योंकि हम 9 बजे क्लास नहीं लगा पा रहे हैं अभी के लिए। तो जब शाम का मेरा 7 बजे का बैच खत्म हो जाएगा करियर से, तब इसको 9 बजे कर देंगे, अभी के लिए 9:30 ही रखेंगे। कल मिलते हैं। सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद। हम लोग 17 लाख हो गए हैं जुड़ करके। टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय। कल मिलेंगे, पढ़ते रहेंगे। चढ़ाओ।